This one is the remaining part of the uh, last video. The topic is charge. Uh, we have discussed what is charge and किन केसेस में चार्ज लगता है और किन केसेस में चार्ज नहीं लगता है. आई बिफोर स्टार्टिंग लेक्चर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं बट वी हैव डिस्कस सो दैट कि आप कनेक्ट कर सकें. देखिए, जो इंट्रोडक्शन है हमारे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में चार्ज के बारे में वो 2B में देके रखी हुई है. एंड दिस इज द डेफिनेशन व्हिच इज मेंशन इन अ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. सेक्शन 2B में जो डेफिनेशन जो परिभाषा देके रखी है वो आपकी एग्जॉस्टिव नहीं है. उसमें सिर्फ इतना सा बताया है कि charge is defined as a head of a charge when the charge contain more heads than one. It means nowhere this definition clears something. ठीक है, but what is the purpose in the charge? देखिए, अगर मैं आपको एक सिंपल लेमैन लैंग्वेज के हिसाब से समझाऊं कि चार्ज का पर्पस क्या है. चार्ज का सिंपल सा इतना सा पर्पस है कि नोटिस ऑफ द एक्विजिशन, कि नोटिस जो है आपका किसको, एक्यूज्ड को, किसके रिगार्डिंग, कि उसके खिलाफ ट्रायल में कौन किस चीज के लिए जो है उसको ट्रायल किया जा रहा है. ठीक है, अगर और मतलब अगर कोई आपका ट्रायल चला हुआ तो उसमें क्या आरोप लगे हैं और कारण क्या है उसको ये चार्ज के बारे में क्लियरली मेंशन करना, सो दैट वो जो अपना डिफेंस है वो प्रॉपरली रख सके. अगर मान लीजिए कोई, मैं अगर आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूं, अगर किसी देखिए कोई चोरी हुई और उसमें जो है बट एज पर द प्राइमा फेसाई एविडेंस चार्ज लगना था उसमें एक्सटॉर्शन का, बट चार्ज लग गया थेफ्ट का 378 का एज पर द स्टोरी ऑफ द प्रोसिक्यूशन विच इज मेड बाय द पुलिस ऑफिसर. तो अब उसमें जो लेड एविडेंस, जो डिफेंस जो एक्यूज देगा वो देगा आपके एक्सटॉर्शन के हिसाब से. ठीक है, बट जो आपका रियलिटी में जो आपका जो चार्ज बनना था वो था आपका थेफ्ट. तो ये मतलब चार्ज ना, मतलब प्रॉपरली जब आप एक्विजिशन, जब किसी अपराधी को चार्ज के बारे में क्लियरली नहीं बता पाते हो, मतलब कोर्ट ने अगर प्रॉपरली चार्ज फ्रेम नहीं किए तो अपना वो डिफेंस रख ही नहीं पाता प्रॉपरली. जस्ट इसी पर्पस के लिए आपका चार्ज की फॉर्मुलेशन है हमारे सीआरपीसी में, सो दैट कि जो हमारे इंडियन लॉ में जो कंसेप्ट है फेयर ट्रायल का, इक्वालिटी इन जस्टिस, तो वो सारा आपका इम्प्लीकेशन होता है इसमें. ठीक है, और उसी पर्पस के लिए एक्यूज्ड को बताया जाता है इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द ट्रायल कि यस यू आर द पर्सन, यू आर द एक्यूज्ड एंड यू आर ट्रायल इन दिस केस ऑफ डिस्चार्ज. ठीक है, दिस इज लिटिल बिट वी हैव डिस्कस व्हाट आर द पर्पस एंड व्हाई भी चार्ज जो है वो लगाए जाते हैं. देखिए, अब देखिए इसमें एक स्टोरी में सिंपल सा बता दूं. व्हेनेवर चार्ज, जब भी चार्ज आपके तब ही लगाए जाते हैं जब आपका सेक्शन 227 और 239 में, क्या आपका सेक्शन 227 बात करता है आपके सेशन ट्रायल में, जब सेशन ट्रायल में एक्यूज जो है क्या नहीं करता है आपका. देखिए, जब सेक्शन 227 को आप पढ़ोगे तो जब वहां पे आपको कोर्ट, देखिए इसमें क्या करता है कोर्ट, सेक्शन 227 के हिसाब से जो हमारे सेशन जज साहब होते हैं वो इतना सा करते हैं कि अगर आपका जो चार्ज आफ्टर द जो वट एवर द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फाइल्ड बाय और वट एवर द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट which is filed by the police investigation officer and that is forwarded, that is committal by the judicial magistrate to the session court. तो जो भी रिपोर्ट आपकी जो हमारे सेशन जज के सामने है, अगर उनको लगा कि यहाँ पे जो एक्यूज्ड के खिलाफ जो कोई एविडेंस प्रॉपरली नहीं है तो क्या कर देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं. और सेम प्रोसेस क्या होता है आपका 239 में मैजिस्ट्रेट के सामने, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है अपनी रिपोर्ट 173 में सबमिट कर देता है, बट आफ्टर सबमिशन ऑफ द 173 रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट कम इन द कंक्लूजन, जो आपके मैजिस्ट्रेट साहब हैं वो इस कंक्लूजन में आ जाता है कि यहाँ पे तो एक्यूज्ड के खिलाफ कोई चार्ज नहीं बनता, तो वो क्या कर सकते हैं, उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं. देखिए, सेशन डिस्चार्ज की सेक्शन में कहता है 227 में, और आपका जो मैजिस्ट्रेट है वो डिस्चार्ज करता है 239 में. सिंपल सी बात. अब अगर डिस्चार्ज कर दिया तो फिर उसके ऊपर चार्ज नहीं लगेंगे, वही बात हो रही है. अगर अगर एक्यूज्ड को डिस्चार्ज नहीं किया तो उसके ऊपर चार्ज लगेंगे. तो इतनी सी बात हो रही थी यहाँ पे कि
227 और 239 में क्यों अगर अक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर दिया गया तो उसके ऊपर चार्ज नहीं लगते। दिस इज द ओनली कंडीशन, अगर उसको डिस्चार्ज किया तो उसके ऊपर चार्ज नहीं लगेंगे। ठीक है, अब किन किन केसों में आपके चार्ज लगते हैं? ठीक है, देखिए मैंने आपको ऑलरेडी टोल ये सेशन केसेस जो भी हैं आपके सेक्शन 228 के हिसाब से उन सब में चार्ज लगते हैं। वारंट केसेस जो होते हैं आपके जो इंस्टीट्यूटेड बाय द पुलिस रिपोर्ट उन सब में चार्ज लगते हैं, और वारंट केसेस अदर देन द पुलिस रिपोर्ट जो भी आपके इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें भी आपके चार्ज लगते हैं। ठीक है, this is the little just I'm giving a brief, अगर if you want to go in a detail just go through the my last lecture, आपको बहुत आराम से समझ आ जाएगा each and everything, each and every point। ठीक है, अब देखिए ये सारी बातें हमने पढ़ ली थी। अब नाउ कंटेंट ऑफ द चार्जेस पे थे हम कि कंटेंट ऑफ द चार्जेस क्या होता है। ठीक है, अब चेक देखिए कंटेंट ऑफ द चार्जेस में अब जब आप क्वेरी लैंग्वेज के गो थ्रू करोगे तो देखिए इसमें क्या है। बेसिकली देखिए पर्पस क्या है। द इनिशियल रिक्वायरमेंट जो है देखिए अंडर द कोड फॉर अ फ्री एंड अ फेयर ट्रायल इज टू इन्फॉर्म द अक्यूज्ड precisely and accurately of the offense he is charged him so as to give him a fair opportunity to prepare his defense। Mean to say कि accused को जब भी आपका चार्ज आप फॉर्मुलेशन करते हो तो उसमें जो है क्लियरली अक्यूज्ड को बताना ही सबसे पहले कोर्ट की ड्यूटी बनती है, सो दैट कि उसको फेयर अपॉर्चुनिटी मिल सके किस बात की, अपना डिफेंस रखने के लिए। मान लीजिए अगर किसी को प्रॉपर की अपॉर्चुनिटी ना मतलब उसको चार्ज जो है क्लियर ही नहीं हुए अपने केस में कि उसके खिलाफ कौन से चार्ज है, तो उन केसेस में क्या है आपका अक्यूज जो डिफेंस नहीं रख पाता है, तो इसलिए वहां पे जो है जो कंसेप्ट ऑफ द फेयर ट्रायल वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपका क्लियरली जो बोलते हैं इसको प्रिसाइजली एंड एक्यूरेटली मस्ट बी इन्फॉर्म द अक्यूज रिगार्डिंग द चार्ज, मतलब बहुत ही साफ साफ बताना पड़ता है कि आपके खिलाफ ये चार्जेस हैं। और अब साफ साफ बताने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है आपको, दैट इज कंटेंट। और वो कंटेंट कहाँ पे डिफाइंड है आपके सीआरपीसी में 211 एंड 212। अब देखिए 211 एंड 212 क्या कितनी सी बात करते हैं कि when the nature of the case is such that the offense in a question cannot be described properly by the particulars as mentioned in the aforesaid section so as to give the accused sufficient notice of the offense with which he is charged, then the manner in which the offense was committed by the accused shall also be contained in the particular of the charge। देखिए फर्स्ट जो 2211 जो है आपकी वो इतनी सी बात करता है कि जो हमारे सीबीसीआरपी जो कोड प्रिस्क्राइब द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द चार्ज, मतलब जिस फॉर्म में जो है देखिए मान लीजिए कि कोई ऑफेंस है आपका मर्डर का। ठीक है, तो जैसे उसको आईपीसी में बताया गया है उसी तरह से उसको जो है आपका एक्यूज्ड को बताया जाएगा। उसी तरह बताने का अर्थ मीनिंग इतना सा है कि जो आपके इसेंशियल इंग्रेडिएंट है आपके उस ऑफेंस के रिगार्डिंग, जैसे आप थेफ्ट ले लीजिए, थेफ्ट में आपका क्या आता है कि रॉन्गफुल इंटेंशन होनी चाहिए एंड सॉरी डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए, और किसी को मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और किसी को रॉन्गफुल लॉस या रॉन्गफुल गेन होना चाहिए। ठीक है, तो ये जितने कंटेंट है आपके ये आपके उसमें आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही आपका जो है चार्ज फॉर्मुलेशन होती है, और उस ही कंटेंट को जो आपके इसेंशियल इंग्रेडिएंट है फॉर द पर्टिकुलर ऑफेंस वो उसी के हिसाब से आपके चार्ज फॉर्मुलेट करके आपको बताए जाते हैं। अगर मान लीजिए ये तो अब 211 की बात कर रहा हूं मैं, अब मान लीजिए कि when the nature of the case is such that the offense in a question cannot be described properly, मतलब उसको properly नहीं डिफाइन किया जाता है, तो उस केस में क्या होता है आपका कि जिस तरीके से उसने वो ऑफेंस कमिट किया हुआ है उसको उसी तरीके से बताया जाता है। ठीक है, सो दैट कि उसको नोटिस हो जाए कि उसने ऑफेंस क्या करके रखा हुआ है। This shall be considered as sufficient for the purpose of providing sufficient notice to the accused of the offense with which he is charged। Basically, again, what is the purpose? उसको नोटिस हो जाना चाहिए कि उसने किस पर्पस उसने जो ऑफेंस किया हुआ है और उस ऑफेंस के रिगार्डिंग उसका ट्रायल किस चार्ज पे चला हुआ है। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 211 देखिए क्या है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं 211 को। द ऑफेंस विद विच द अक्यूज इज चार्ज्ड, देखिए थेफ्ट किया है तो उसको 378 से बताया जाएगा। 270 अगर उसने मर्डर किया तो देन उसको 302 से बताया जाएगा, और उसने रेप किया तो 375 से बताया जाएगा कि यस यू हैव बीन कमिटेड ऑफेंस अंडर सेक्शन 375 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, लाइक दैट। इफ एनी लॉ गिव्स द ऑफेंस एनी स्पेसिफिक नेम द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट चार्ज बाय दैट नेम ओनली। जैसे कि जैसे मैंने आपको बताया
रेप, मर्डर, तो उसको बताया जाएगा कि जैसे मान लीजिए कि किसी ने 354 का ऑफेंस किया हुआ है, तो उसको बोला जाएगा कि यस यू हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ द आउटरेज ऑफ द मॉडेस्टी ऑफ द विमेन, है ना। ये बात है, मतलब आपने किसी औरत की इज्जत पे हाथ डाला। The definition of the offense under the law that does not give any specific name to the offense so as to give notice of the matter to the accused of which is a charge. The law and the section of the law against which the offense is said to have been committed. अल्टीमेटली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन कि जिस तरीके से आपका किसी भी लॉ में, पिनल लॉ में आपका बताया गया है ऑफेंस को, उसी मैनर में एक्यूज्ड को कम्युनिकेट किया जाता है। अगर उसका कोई नेम है ऑफेंस का, मर्डर, रेप, तो वो भी उसको बताया जाता है उस ऑफेंस के साथ। इतनी छोटी सी बात ये बोलता है आपका 2-1 में। अब देखिए एग्जाम्पल से आप ज्यादा अच्छे से क्लियरली समझ जाएंगे। इसमें क्या है, मान लीजिए ए इज चार्ज विद द मर्डर ऑफ अ बी, ठीक है। इट मीन दैट द ऑफेंस इज इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट दैट द, देखिए whatever we have studied till now, forget everything, just try to go through this example. If you able to understand this example, then you will clear what is charge. And for the two, if you want to become a good judge or want to become a good lawyer, then you have to be very clear in your mind regarding the charge, because as much as early you can discharge your client, then as much as money you can get. It's my basic, just giving you the information regarding the practice. So be clear about the charge. What is charge? Charge होता क्या है, ठीक है। If A is a charge with the murder of a B, मान लीजिए A ने जो है B का मर्डर किया है, ठीक है। It means that the offense is equivalent to the statement that the act of A fell within the meaning of the definition of the murder, which is mentioned under section 299 and 300. तो इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि अब यहाँ पे मर्डर हुआ है ए का बी का, तो ए ने बी का मर्डर किया हुआ है, तो जो भी एसेंशियल इंग्रेडिएंट है आपके एज पर द सेक्शन 300 या 299, तो आपके सारे के सारे क्या हैं उसमें फॉल होंगे। किसमें, उसके उसने जिस बे में जो ऑफेंस किया हुआ है, ठीक है। इट आल्सो मीन दैट द एक्ट ऑफ ए डिड नॉट फॉल विद एनी ऑफ द जनरल एक्सेप्शन, ठीक है। अब देखिए ये क्या बात बोल रहा है कि वो जो एक्ट है उसका वो जनरल एक्सेप्शन में नहीं फॉल होगा, ठीक है। अगर वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल हो गया तो वो क्या है, वो मर्डर है ही नहीं, ठीक है। इट इज आल्सो मीन दैट इट डिड नॉट फॉल इन एनी ऑफ द 5 एक्सेप्शन टू द सेक्शन 300। अगर देखिए 5 एक्सेप्शन में फॉल कर गया तो आपका मर्डर, जो मान लीजिए कोई अगर मर्डर हुआ है, कल्पेबल होमिसाइड हुई है, अगर वो 300 की 5 एक्सेप्शन में फॉल कर गया तो तब वो क्या बन जाता है। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप गो थ्रू करोगे, यू विल ऑल योर लाइफ नेवर फॉरगेट। तो देखिए जब भी आपका कोई कल्पेबल होमिसाइड होता है अंडर सेक्शन 299 और वो आपका जो 300 की जो 5 एक्सेप्शन देखे रखी है, अगर उसमें फॉल करता है तो वो क्या बन जाता है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, और उसकी पनिशमेंट आपकी कहाँ है, 304 में, ठीक है। उसमें डिटेल में न जाते हुए, मतलब वो मर्डर नहीं है, ठीक है। ये उसकी बात कर रहा है कि कब वो मर्डर होगा। देखिए अगर वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल करता है तो वो मर्डर नहीं है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए किसी को मर्डर में चार्ज कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल नहीं करता, 300 की जो 5 एक्सेप्शन में उनमें भी फॉल नहीं करता, ठीक है। If it did fall within the exception one or a more than one or three provision to that exception apply to it, ठीक है। Simple वही बात। This means that when a charge is framed against an accused, then it is equivalent to the statement that the accused, while committing the said offence, has fulfilled every legal condition required to constitute the said offence in the particular case. Simple सा मीनिंग इतना सा है कि जब भी कभी कोई चार्ज की फॉर्मुलेशन होती है तो जो आपका जो आपका चार्ज जो फ्रेम होता है तो उसकी जो इसेंशियल इंग्रेडिएंट होते हैं, जैसे मैंने आपको मर्डर के बताया, जैसे मैंने आपको थेफ्ट के बताया कि थेफ्ट के केस में आपका रॉन्गफुल सॉरी डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए, रॉन्गफुल किसी को मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वहां पे किसी को रॉन्गफुल लॉस और किसी को रॉन्गफुल गेन होना चाहिए, ठीक है। तो आपका वो क्या बनता है, आपका दैट इज योर थेफ्ट बनता है, ठीक है। मान लीजिए अब मान लीजिए थेफ्ट का केस लीजिए, मान लीजिए मैंने अपने फ्रेंड के लाइब्रेरी से कोई बुक ली, ठीक है, विद अ गुड इंटेंशन कि थोड़ी देर के लिए कि मैं इसको पढ़कर वापस कर दूंगा, ठीक है। बट बिफोर मैं जब मैं इसको रिटर्न करता हूँ उसको ऐसा लगा कि मैंने चोरी की हुई है, ठीक है। बट और जब आपने मान लीजिए उस चोरी की एफआईआर होगी, देन जो है पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, फाइल कर दिया सब कुछ चार्ज। अल्टीमेटली जब फाइंड आउट हुआ कि वहां पे क्या
जब कोर्ट चार्ज लगाने लगी तो वहां पे जो इंटेंशन जो आई वो आपकी क्या आई, वो आपकी क्या डिसऑनेस्ट नहीं थी, तो आपका चार्ज जो है आपका 378 का नहीं लगेगा। अगर वहां पे डिसऑनेस्ट इंटेंशन होती मेरी, ठीक है, उस बुक के बारे में, तो उसका क्या मतलब हुआ आपका, तो आपका चार्ज बन गया और जो है एक्यूज्ड जो है मतलब मेरे खिलाफ जो क्या बन जाएगा, आपका प्रॉपर्ली चार्ज फ्रेम हो जाएगा, किसका, थेफ्ट का। बस वही बात है कि जब कभी भी चार्ज आपके फ्रेम होते हैं तो जो इसेंशियल इंग्रेडिएंट जो हैं आपके, वो सारे के सारे आपके उस पर्टिकुलर ऑफेंस के रिगार्डिंग आपके जो ऑफेंस किया होता है एक्यूज ने, वो सारे के सारे उसमें मिलते हैं, तो ही आपका चार्ज फॉर्मुलेशन होता है। ठीक है, अब पर्टिकुलर एज टू टाइम प्लेस एंड पर्सन, देखिए कभी भी किसी एक्यूज्ड को अगर आप क्लियरली मेंशन करो, बताना चाहते हो कि आपका आपके खिलाफ ये चार्ज है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको क्या बताएं कि किस समय में और किस जगह में किया हुआ है। ठीक है, द पर्सन इफ एनी अगेंस्ट हुम द ऑफेंस हैज, अगर कोई आदमी है, ठीक है, कोई पर्सन मतलब किसी ए ने जैसे बी के खिलाफ किया था, तो बोलेंगे कि यस यू हैव कमिटेड अ मर्डर ऑफ बी, तो उसका नाम लिया जाएगा। ठीक है, अगर आपने मान लीजिए ए ने बी का जो मर्डर है चाकू के साथ किया, तो बोला जाएगा यस यू हैव कमिटेड अ मर्डर विद अ नाइफ स्टैब्ड ऑन द चेस्ट ऑफ द बी। ठीक है, इस तरीके से मतलब वो पूरी की पूरी बातें बताई जाएगी। देखिए 212 कितनी सी बात बोलता है कि पर्टिकुलर टाइम प्लेस एंड पर्सन, मतलब टाइम बताया जाएगा, जगह बताई जाएगी और पर्सन बताया जाएगा, मैनर बताया जाएगा, सॉरी और किसी किस चीज से किया हुआ है वो ऑफेंस जो है वो भी बताया जाएगा। ये इतनी सी बात आपकी क्या बोलता है 212 में। देखिए अल्टीमेटली पर्पस क्या है इस चीज का, कि एक्यूज्ड को क्लियर हो जाए माइंड में कि उसके खिलाफ चार्ज क्या लग रहा है, सो दैट कि वो जिस हिसाब से चार्ज लगा हुआ है उस हिसाब से अपना क्या कर सके, अपना फेयर ट्रायल के लिए फेयर डिफेंस जो है दे सके। ठीक है, इट शुड बी नोटेड दैट इन अ केस is the committed which is of the nature of the criminal breach of a trust or a dishonest misappropriation, when the exact amount in question cannot be determined, then in the said charge it shall be sufficient to specify the gross sum of money or a movable property as the case may be in respect of which the offense was committed. मान लीजिए कि कभी मान लीजिए कि कहीं पे मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हुई, वहां पे आपका ये नहीं क्लियरली मतलब पता चल रहा है कि कितना अमाउंट है प्रॉपर्टी का, मूवेबल प्रॉपर्टी का, तो उसमें से जो है कोर्ट जो है जो ग्रोस सम है आपका उसका उसके बारे में बता सकते कि हाँ इतने की इतना इतने सम का आपने जो है क्या किया हुआ, मिस अप्रोप्रिएशन की हुई है। ठीक है, इन एडिशन अब इसके अलावा क्या है, द डेट्स बिटवीन विच द सेड ऑफेंस वाज कमिटेड शैल आल्सो बी मेंशन इन अ चार्ज शीट। देखिए जो डेट्स हैं आपकी, किस कितनी तारीख से कितनी तारीख के बीच में आपने ऑफेंस किया, वो भी आपकी सारी की सारी जो है चार्जशीट में मेंशन करनी है। इट शैल आल्सो बी नोटेड दैट इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू स्पेसिफाई द एग्जैक्ट टाइम इन अ क्वेश्चन और द एग्जैक्ट डेट्स प्रोवाइडेड दैट द टाइम इंक्लूड्स बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट डेट ऑफ सच डेट डज नॉट एक्सीड 1 ईयर। देखिए अगर आपका जो फर्स्ट से सेकंड जिस ड्यूरेशन में आपका ऑफेंस हुआ है, अगर उसमें 1 साल से ज्यादा का मतलब टाइम नहीं हुआ है, तो उसमें जो एग्जैक्ट टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये सिंपल से आपके क्या है 212 के हिसाब से जस्ट टू गिव द प्रॉपर नोटिस। अगेन बेस मत भूलिए, व्हाट इज द बेस, बेस इतना सा है चार्ज का कि एक्यूज्ड को बता सके कि तेरे खिलाफ जो ट्रायल चला हुआ है उसमें ऑफेंस जो है, जो चार्ज लगा हुआ है वो क्या है, आरोप क्या है आपके खिलाफ। अब मान लीजिए कि चार्ज फॉर्मुलेशन में कोर्ट में देखिए क्या है, प्राइमा फेसाई कई बार ऐसा होता है कि एविडेंसेस प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो सॉरी जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के हिसाब से चार्ज जो है बनता कुछ और है, और कई बार जो है कोर्ट जो है मिस्टेकली जो है चार्ज कुछ और लगा लेते, तो उसमें क्या इसमें ऐसा हो सकता है। देखिए जो जज साहब है हमारे हैं तो वो भी भगवान थोड़ी ना कि कभी गलती ना हो। मान लीजिए उनके हिसाब से चार्ज कोई और लग गया, बट लगना कोई और चाहिए, तो उसकी उस समय अगर कोई गलती हो जाए तो क्या होगा। तो देखिए जो उसके बारे में क्या बात करता है आपका 215 और सेक्शन 215 और 216 जो है उसके बारे में बात करता है। और देखिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप 215 और 216 पढ़ें तो
इसके साथ आप सेक्शन 464 जो है पढ़ना ना भूले, क्योंकि इसका इफेक्ट जो है वो 464 में डिफाइन करके रखा हुआ। देखिए 464 क्या बोलता है, 464 ये बोलता है कि इफेक्ट ऑफ omission to frame or absence or error in a charge, no finding sentence or order by a court of a competent jurisdiction shall be deemed invalid merely on the ground that no charge was framed or on the ground of any error, omission or irregularity in the charge, including any misjoinder of a charge, unless in the opinion of the court of appeal confirmation or revision of failure of a justice has in fact been the occasion thereby. देखिए सिंपल, देखिए इतना बड़ा पैरा है और बात इतनी सी बोल रहा है कि कभी भी आपका अगर चार्ज लगता है और उसमें आपका कोई गलती हुई, ओमिशन हुई, का चार्ज कुछ और लगना चाहिए और कुछ और लगा, ठीक है। मान लीजिए कि कोई एरर हो गई, कोई इरेगुलरिटी आ गई, ठीक है, चार्ज कुछ और साथ में लगना चाहिए था वो नहीं लगाया, ठीक है, तो आपका जो रिवीजन हो या अपील में हो, आपका जो आपकी जो प्रोसीडिंग हुई है, प्रोसीडिंग का अर्थ है कि जो सेंटेंस या ऑर्डर, जो फाइंडिंग आपकी जो है, आपकी जो कोर्ट ने जो दी है, लोअर कोर्ट ने जो दी है, वो आपकी क्या व्यर्थ नहीं जाएगी, वो आपकी मतलब आप मान लीजिए कि उसका इफेक्ट जो है वो जीरो नहीं होगा। वो कब तक जीरो नहीं होगी, जब तक कि आपका रिविजनल कोर्ट और अपीलेट कोर्ट को ये ना लगे कि उस एरर की वजह से आपका क्या फेलियर ऑफ अ जस्टिस हुआ हो, ठीक है। जब तक कि कोर्ट को ऐसा ना लगे कि फेलियर ऑफ अ जस्टिस, फेलियर ऑफ अ जस्टिस का इतना मतलब सा है कि अक्यूज्ड का ट्रायल जो है फेयर ना हुआ हो, ठीक है। तो तब तक जो है आपका वो जो जजमेंट है वो आपकी एज इट स्टैंड रहती है। अगर अपीलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट को ऐसा लगा कि आपका जो ट्रायल है वो फेयर नहीं हुआ है, तो जो है आपका उनमें उनका अल्टरनेट हो सकता है, ठीक है। दिस इज द होल थिंग 464 ये बोलता है। नाउ if the court of appeal confirmation or revision is the opinion that a failure of a justice has been in fact been occasion, it may in the case of an, तब देखिए मान लीजिए कि रिविजनल कोर्ट या अपीलेट कोर्ट को लग गया कि हाँ देयर इज अ इनजस्टिस हुआ है, फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है, तो उनके पास क्या ऑप्शन रहते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, in the case of an omission to frame a charge, order that a charge be framed and that the trial be recommended from the point immediately after the framing of the charge। तो देखिए क्या हो सकता है, कोर्ट जो है आपकी चार्ज फ्रेम करेगी और डिमांड करेगी कि जो है आपका फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द चार्ज फ्रेमिंग से आपका ट्रायल चले, ठीक है। In case of an error, omission or a irregularity in the charge, direct a new trial to be had upon a charge frame in whatever manner it thinks fit, provided that if the court is of opinion that the fact of the case are such that no valid charge could be preferred against the accused in respect of the fact proved, it shall quash the conviction। देखिए एक तो बात है कि वो फ्रेश ट्रायल जो है वो रिमांड कर सकती है, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रोवाइडेड दैट इफ द कोर्ट इज ओपिनियन दैट द फैक्ट ऑफ द केसेस आर सच कि जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के सामने जो लाई गई है, ठीक है, नो वैलिड चार्ज कुड बी प्रेफर्ड, मतलब कोई भी जो है वैलिड चार्ज बनता ही नहीं है, तो वो क्या कर सकती है, जो प्रोसीडिंग्स जो कन्विक्शन जो हुई है उसकी उसको भी क्वैश कर सकती है। देखिए इसीलिए मैं बोल रहा था आपको, क्योंकि जो whenever you read the section 215 216, मतलब जब भी आप एरर इन चार्ज की बात करते हैं तो उसके साथ जो आपका सेक्शन 464 को रीड करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें उसके इफेक्ट एंड क्योर, मतलब अगर कोई गलती हुई है तो उसके बाद जो कोर्ट के पास क्या ऑप्शन रहती है उसके बारे में आपका क्लियरली मेंशन किया हुआ है। नाउ सेक्शन 215, according to the section 215 of the code, any error in stating the offense or any error in stating the particular required to be mentioned in the charge shall not be material at any stage of the case, ठीक है। In addition, any omission to state such offense or the particular of the charge shall be material
However, if such error or such omission has misled the accused or if it has been occasioned the failure of justice, then such error or omission shall be considered a material. देखिए सेक्शन 250 215 में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जिसके बारे में हम आपको बोले, इफ सच एरर और सच ओमिशन हैज मिसलेड द अक्यूज्ड, क्या मीनिंग हुआ कि अगर कोर्ट ने मतलब कोई गलती से कोई और चार्ज लग गया और उस चार्ज की वजह से जो है आपका क्या एक्यूज जो है मिसलेड हो गया, मतलब उसने एविडेंसेस जो देने थे वो एविडेंसेस ना दे पाया, ना ही एज पर उस चार्ज के हिसाब से वो क्रॉस एग्जामिनिंग ठीक ढंग से कर पाया और उसकी वजह से क्या हुआ, देयर इज अ फेलियर ऑफ द जस्टिस, ठीक है, तब तक आपका, तो आप मान सकते हो कि हाँ वहां पे आपका एरर हुई है। तो इतनी सी बात बोल रहा है कि जब तक जो है अगर कोई मान लीजिए एरर हुई है आपकी, जैसे कि ऑफेंस और एनी एरर स्टेटिंग द पर्टिकुलर रिक्वायर्ड टू बी मेंशन, मतलब जो मेंशन करना चाहिए था जज साहब को वो मेंशन नहीं किया और उस वजह से आपका एक्यूज्ड क्या हुआ, मिसलेड हुआ और उसने जो डिफेंस रखना था। देखिए मिसलेड होने का क्या मीनिंग है, मिसलेड होने का ये मीनिंग है कि उसको, अब ये थेफ्ट और एक्सटॉर्शन ले लीजिए, उसने वो उसमें क्या बोलते जब चार्ज लगे तो वो मिसलेड हुआ, एक्सटॉर्शन की जगह वो थेफ्ट सोच बैठा मतलब एक्यूज, तो उसने क्या किया, वट एवर द एविडेंसेस या वट एवर द क्रॉस एग्जामिन हैज बीन डन बाय द अक्यूज्ड, वो सारे के सारे उसने किए 378 के, ठीक है। तो उस वजह से क्या हुआ कि वो मिसलेड हुआ और दैट इज द फेलियर ऑफ द जस्टिस, तो वो आपका फेलियर ऑफ जस्टिस माना जाएगा और एरर और ओमिशन शैल बी कंसीडर्ड एज अ मटेरियल, और तो ही वो मानी जाएगी, ठीक है। तो ये है जब तक कि अक्यूज मिसलेड नहीं हुआ आपका, जो आपकी जो कोर्ट को जो है आपको एरर इन स्टेटिंग द पर्टिकुलर रिक्वायर्ड टू बी मेंशन इन अ चार्ज, जो करने चाहिए थे वो ना कर पाया कोर्ट, तो तब आपका जो है आपका जो एरर जो मानी जाएगी, जिसको जिस वजह से जिसका इफेक्ट की वजह से फेलियर ऑफ जस्टिस बोल लो आप, या जो ओमिशन हुई है, एरर हुई है, उसको मटेरियल माना जाएगा। जब तक कि आपका एक्यूज मिसलेड ना हुआ हो तब तक नहीं माना जाएगा। अगर एक्यूज मिसलेड हुआ, ठीक है, और वो डिफेंस उस मिसलेड की वजह से प्रॉपरली ना रख पाया, क्रिमिनल केस में क्या है, क्रिमिनल केस में यही है ना कि जब एक्यूज जो है मिसलेड हुआ तो वो अपना डिफेंस नहीं रख पाया प्रॉपरली, रखना चाहिए था, रखना था उसने एक्सटॉर्शन का रख लिया उसने, थेफ्ट का, तो इसलिए तब वो मटेरियल मानी जाती है आपकी यार। ये आपका 215 बात का। अब 216 की तरफ चलते हैं। अब देखिए जैसे मैंने 215 की बात की, अब 215 को आप 464 के साथ पढ़िए कि अगर मान लीजिए मटेरियल एरर है और अपीलेट और रिविजनल कोर्ट को लगता है कि नहीं यहाँ पे मटेरियल एरर है, सॉरी मटेरियल एरर है और देयर इज अ फेलियर ऑफ अ जस्टिस, देन व्हाट आर द ऑप्शन देयर, दे कैन रिमांड अ फ्रेश ट्रायल और इन्वेस्ट जो व्हाट एवर द मटेरियल इज प्रोड्यूस्ड, जो भी मटेरियल उनके पास रखा हुआ है, व्हाट एवर द मटेरियल प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट, और उनको आफ्टर द कंसीडरिंग गोइंग थ्रू द ऑल द मटेरियल, they come in the conclusion, yes, there is a no charge made against the accused. In that circumstances, what they will do, they will quash that conviction. मतलब वो जो जिस पूरी की पूरी जो खाका उनके पास क्या केस का जो खाका जो फाइल है उसके गो थ्रू करने के बाद उनको लगा कि भाई यहाँ पे तो कोई चार्ज नहीं बनता है, वैलिड चार्ज कोई बनता नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, जो कन्विक्शन की है आपकी निचले ट्रायल कोर्ट में उसको क्या कर सकते हैं, क्वेश कर सकते हैं। ये कौन बोलता है 264, तो इसलिए सॉरी 464, इसलिए आपको सेक्शन 215 के साथ 464 पढ़ना जरूरी है। When court can alter or amend a charge, अब देखिए गलती हुई, क्या वो अल्टर कर सकता है, क्या वो अमेंड कर सकता है चार्ज को, तो 216 इसके बारे में बात करता है और बोलता है कि बिफोर द जजमेंट प्रोनाउंस द कोर्ट कैन अल्टर और अमेंड एनी चार्ज। देखिए कोर्ट को लगा कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एरर हुई है या फिर कोई एविडेंस ऐसा आ गया कि उसके बेस के बाद कोर्ट को लगा कि यहाँ पे चार्ज को चेंज करना चाहिए, तो कोर्ट क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, बट कब, बिफोर द जजमेंट प्रोनाउंस्ड। मान लीजिए अगर आर्गुमेंट हो गए बट कोर्ट हैज नॉट येट प्रोनाउंस्ड द जजमेंट, मतलब कोर्ट ने अपनी जजमेंट नहीं सुनाई है, तो भी आपका क्या कर सकता है, वो चार्ज को अल्टर कर सकता है, ठीक है।
अब सच अल्टरनेशन और एडिशन हैज टू बी रीड एंड एक्सप्लेन टू द एक्यूज। अगर कोर्ट ने कोई चेंज किया तो वो क्या करेगा, एक्यूज्ड को बताएगा कि यस दिस अल्टरनेशन और एडिशन, मतलब ये चेंज या इसमें मैंने कुछ और ऐड किया, ठीक है। If in the opinion of the court the addition or alternation to the charge does not prejudice the accused in his defense or the prosecutor in the conduct of his case, then the court may alter or amend the charge and proceed with the trial proceeding to its discretion। देखिए, ये जो आपकी बात है, मान लीजिए कोर्ट ने अल्टर कर दिया, ठीक है, और अक्यूज्ड को भी एक्सप्लेन कर दिया, बट कोर्ट की डिस्क्रिप्शन के ऊपर बात आती है कि कोर्ट को अगर लगे कि उसने जो अल्टर किया है चार्ज, इससे ना तो अक्यूज्ड को कुछ फर्क पड़ा ना ही प्रोसिक्यूशन को फर्क पड़ा, तो जो है उसको एज इट इज क्या करेगी, उस ट्रायल को कंटिन्यू करेगी, ठीक है। बट if the court is of the opinion that the alternation or addition to the charge is likely to prejudice the accused, अगर कोर्ट को ऐसा लगा कि इस चार्ज की अल्टर करने से एक्यूज या प्रोसिक्यूशन किसी को भी मतलब प्रिजुडिस हो रहा है, मतलब प्रिजुडिस का अर्थ क्या हुआ है, मतलब जो प्रोसीडिंग वो रख सकते थे उस चार्ज को पहले रखने से वो नहीं कर पाए उस चीज को, तो कोर्ट क्या करेगा, then following the alternation or amendment of the court may its discretion either direct a new trial, देखिए क्या कर सकता है, नया ट्रायल भी दे सकता है, वो डिमांड कर सकता है कोर्ट, और adjourn the trial for a such period as it may consider necessary, और जो प्रोसीडिंग जो चली हुई है उसको भी रोक सकता है। क्या बात आई, अगर कोर्ट ने अल्टर किया चार्ज, ठीक है, या एडिशन की चार्ज की, और कोर्ट को ऐसा लगता है, कोर्ट के पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन ये है, अगर उसको लगता है कि नो प्रिजुडिस, तो वो कुछ नहीं करेगा, एज इट इज जो प्रोसीडिंग चली हुई है उसको कंटिन्यू करेगा। अगर लगता है कोर्ट को यस देयर इज अ प्रिजुडिस टू द एनी पार्टी, तो देन कोर्ट क्या करेगा, देन द कोर्ट हैव अगेन टू ऑप्शन, वन रिमांड अ फ्रेश ट्रायल, ठीक है, और या तो क्या करेगा, उसको स्टे कर देगा प्रोसीडिंग को। If the previous sanction is a necessary to be obtained for the prosecution of the offence stated in the altered or added charge, then the court shall not proceed with the case until such sanction is obtained। देखिए, हमारे इंडियन पिनल कोड में कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के ऑफेंसेस हैं, उन ऑफेंसेस में क्या होता है, यू हैव टू बी ऑब्टेन्ड अ prior permission of the government, unless until you cannot proceed, because वो इसलिए नहीं प्रोसीड कर पाता, देखिए इसके लिए ये बोलते हैं, इट्स अ ब्यूटी ऑफ द you can say it's the beauty of the our criminal procedure, कि क्योंकि उसकी कॉग्निजेंस क्या है, बार है मैजिस्ट्रेट की, जज साहब की कॉग्निजेंस जो क्या है वो बार है। कब तक बार है, जब 190 पढ़ोगे आप डिटेल से, जब आप कॉग्निजेंस चैप्टर पढ़ो, आई मेड अ सेपरेट वीडियो, यू जस्ट गो थ्रू इट, यू विल अमेज कि हाउ इजी इज द सीआरपीसी, कितने इजीली आप जो सीआरपीसी को पढ़ सकते हो। देखिए उसमें क्या है, आपकी कॉग्निजेंस बार है, जब तक कोर्ट की कॉग्निजेंस बार है तब तक आप क्या कर सकते हो, सॉरी तब तक कोर्ट क्या कर सकता है, तब तक कोर्ट वो मैटर सुन ही नहीं सकता। इसलिए अगर कोर्ट ने कोई ऐसा चार्ज लगा दिया, वहां पे कोई अल्टर कर दिया, कोई एडिशन कर दी जिसमें कि प्रियोर परमिशन चाहिए, वो तब तक नहीं फिर उसमें प्रोसीड कर सकता जब तक कि वो प्रियोर परमिशन की सैंक्शन ना आए, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ द एरर इन द चार्ज, मतलब अगर चार्ज में एरर हुई तो कोर्ट के पास क्या ऑप्शन है, ठीक है। रीड विद सेक्शन 464, 215 and 216 whatever said I discussed with you. If you have any question in even after that, then you can message me. Now, effect of omission to frame or absence of or error in charge. This is the section 464B I have discussed with you, कि अगर मान लीजिए कि एरर हो गई है, अब्सेंस हो गई है किसी चीज को बताने की, तो क्या होगा। बेसिकली व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, सिंपल इतनी सी बात कि इनजस्टिस मतलब आपका जो एक्यूज्ड है उसने अपना प्रॉपर जो है क्या डिफेंस ना रखा हो, ठीक है, मतलब वहां पे फेलियर ऑफ जस्टिस ना हुआ हो, सिंपल इतनी सी बात। नाउ अब क्या है, अकॉर्डिंग टू द 217, देखिए जब कभी भी आपका चार्ज को बदला गया, ठीक है, एडिशन की गई, तो उसके बाद क्या प्रोसीडिंग आती है। अब चार्ज को बदला गया, तो ऑब्वियस ही बात है कोर्ट क्या करेगा, अब उस चार्ज को प्रूव करने के लिए प्रोसिक्यूशन क्या करेगा, अपनी विटनेस लाएगा, और उनको डिस्प्रूव करने के लिए एक्यूज क्या करेगा, अपना डिफेंस तो देगा ना। तो इसलिए क्या करेगा कोर्ट, रिकॉलिंग ऑफ द विटनेस करेगा। रिकॉलिंग ऑफ द विटनेस क्या क्यों करेगा, देखिए रिकॉल और रीसमन विटनेस हुआ ऑलरेडी बीन एग्जामिन्ड,
तो कोर्ट क्या कर सकता है, रिकॉल कर सकता है, रीसमन कर सकता है किसको, विटनेसेस को, एंड एग्जामिन हिम इन रेफरेंस टू सच अल्टरनेशन और एडिशन। मतलब जो चार्ज पहले लगे थे उसके लिए एग्जामिन तो किया हुआ था विटनेसेस को, जो भी आपके केसेस के विटनेसेस थे, पर अगर आप चार्ज बदल दिए तो अब उनकी एविडेंसेस उस पर्टिकुलर चार्ज के लिए कोर्ट जो है वो कर सकता है, क्या कर सकता है, उनको रीसमन कर सकता है। However, if the court is of the opinion that a prosecutor or the accused is recalling or re-examining the witness with the view of vexing or delaying or defeating the end of a justice, then the court may, by providing reason in a writing, refuse to allow to re-examine such witness. अगर कोर्ट को लगे कि प्रोसिक्यूशन या अक्यूज जो है, जो विटनेस जो है आपकी एग्जामिन हो चुकी है, जस्ट मतलब ऐसे ही अपना जस्ट टू इम्प्रूव आवर केस, हम बोल सकते हैं वेक्सेशियस अननेसेसरी जस्ट टू मतलब डिलेइंग द और डिफीटिंग द एंड ऑफ द जस्टिस, देन द कोर्ट में मतलब कि केस को लंबा करने के लिए, तो उन केसेस में क्या है आपका आपका कोर्ट जो है, कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, रीजन इन राइटिंग, उसको रिफ्यूज, उस एप्लीकेशन को जो रिफ्यूज करने के लिए कोर्ट क्या करेगा, रिटन रीजन लिखेगा और जो है उसको रिजेक्ट कर सकता है। तो कॉल एनी फर्दर विटनेस देन द कोर्ट में डीम मटेरियल फॉर द केस। और देखिए कोर्ट के पास पावर है, अगर कोर्ट डिस्क्रिशन, इट इज द टोटली डिस्क्रिशन टू द कोर्ट, अगर कोर्ट को लगता है कि इस अल्टर आफ्टर द अल्टरनेशन ऑफ द चार्ज और आफ्टर द एडिशन ऑफ द चार्ज, मतलब चार्ज को अल्टर किया, बदला या उसमें कुछ जोड़ा, अगर एक और नया चार्ज जोड़ा और उस चार्ज को प्रूव करने के लिए क्या है, किसी विटनेस की रिकॉलिंग करने के लिए या किसी न्यू फ्रेश विटनेस को रिकॉल करने के लिए, तो वो जो है कोर्ट क्या कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, बेसिक रूल एज टू द चार्ज इन द ट्रायल ऑफ अ चार्ज। नाउ दिस इज द नेक्स्ट चैप्टर आफ्टर फिनिशिंग द कोर्ट। नाउ व्हाट आर द बेसिक रूल की चार्ज इन द ट्रायल ऑफ द चार्ज, कि किस तरीके से आपका जो चार्ज जो है आपके सेक्शन में लगते हैं पर्टिकुलरली किसी ऑफेंस के रिगार्डिंग।